उसके ऊपर अगर इस तरीके का आक्षेप लग रहे हैं और सरकार की तरफ से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं जिनका संदेश ये जा रहा है, तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों पे स्पष्ट जो है वो बातें सामने जनता के सामने आनी चाहिए कि उन जजेस की क्या मेरिट थी जिनको सम्मानित किया गया, और क्या ये सही है, क्या ये गलत है। वो सही गलत का मसला अलग है, कानूनी दांव पे जिसमें हो सकते हैं, लेकिन चाहे नैतिक तौर पे और न्यायपालिका की निष्पक्षता के हिसाब से सही है कि नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि न्यायपालिका को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ अपना एक सिस्टम है, वो अपनी आत्ममंथन करते हैं। और मुझे लगता है कि सारी दुनिया में जितनी न्यायपालिका है, मतलब देशों की न्यायपालिका है, उसमें अच्छी सबसे जो समझी जाती न्यायपालिका उसमें भारत की न्यायपालिका भी है। मुझे लगता है ये चीजें वहां अंदर डिस्कस होंगी जी जी बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस होंगी। लेकिन जेपी सिंह साहब, राहुल गांधी के ऊपर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला, जो चिट्ठी भी लिखी गई है कल की, उसका जवाब दें, और उसके बाद भी राहुल गांधी जो हैं वो वही काम कर रहे हैं जो सदन में कर रहे थे, वही बातें कर रहे हैं। ये कितना अगर देखा जाए तो कितने फंसे हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो न्यायपालिका का है, जस्टिस नज़ीर तो अब राज्यपाल हो गए, महामहिम साहब के बारे में क्या कहें, लेकिन जो भी चल रहा है उस पर आपकी टिप्पणी। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं आज के इस हमारे कार्यक्रम के, और इसमें दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। पहला, राहुल गांधी हमलावर हैं वायनाड से, लेकिन यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे कि आपने विशेषाधिकार हनन जो किया है उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने वायनाड में जो कहा है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो भी बातें कही गूगल पर आप डालिए, आपके सारे सवालों के जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने दिख जाएंगे, सबके सबूत हैं। मैंने जो भी बातें संसद में कही वो सबूत के साथ कही, लेकिन हमारी बातों को वहां हटा दिया गया। राहुल गांधी ने पहली बार केरल में कहा है कि प्रधानमंत्री सीधे उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं जाने दिया जाता, जबकि प्रधानमंत्री जो भी उनकी बेइज्जती करते हैं उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये राहुल गांधी ने पहली बार इतने दिनों बाद, जबकि ये पप्पू, राहुल बाबा, पता नहीं क्या क्या उनको कहते रहे, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा कि उनकी बेइज्जती करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में है। इसके अलावा कांग्रेस रोज उनसे 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है, जयराम रमेश जी पूछ रहे हैं। उन सवालों में भी सब इन्हीं सब बातों से संबंधित सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक न भाजपा ने दिए हैं न प्रधानमंत्री ने कहीं अपने भाषण में दिए हैं। सवाल इस बात का है कि आपको इस पर मैं एक छोटी सा घटना सुनाना चाहता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस विपक्ष के नेता थे और प्रतिपक्ष अखबार निकालते थे। प्रतिपक्ष अखबार में जो है एक अंक में छपा साप्ताहिक अखबार था कि संसद जो है भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उस पर कांग्रेस ने कोई रिएक्शन व्यक्त नहीं किया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगले दिन समाजवादी पार्टी के मधुलिमा और लोगों ने मिलकर पीलू मोदी को तैयार किया, वो स्वतंत्र पार्टी के एमपी थे। उन्होंने विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी कि प्रतिपक्ष अखबार पर और फर्नांडिस पर संसद में, और कांग्रेसी उछल पड़े कि विपक्ष का ही आदमी ये विशेषाधिकार हनन की नोटिस दे रहा है। तो विशेषाधिकार हनन की नोटिस जो है उसमें सिर्फ जवाब ही नहीं है, वो जितने दस्तावेज हैं वो सब भी उसमें पेश होंगे, जिसका जो है आपको जवाब देना पड़ेगा संसद को कि जो उन्होंने वो दिए उसमें जो है क्या आपका कहना है। तो ये जिसने भी किया, निशिकांत दुबे ने या जिसने भी, तो उस समय क्या हुआ कि जो अधिकारी वर्ग के लोग वहां लोकसभा में वो गए आगे, उन्होंने प्रधानमंत्री ने लगा दी, उनसे बताया कि ये जो है बड़ा गलत आप फंस रहे हैं कांग्रेसी। अगर विशेषाधिकार किया गया तो आपकी जितने भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, जितने भी सब है, सारा डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और उन डॉक्यूमेंट को आप जो है रिकॉर्ड से नहीं हटा पाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि जो है स्पीकर महोदय ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया, अनुमति नहीं थी। ये जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि निशिकांत दुबे ने जो ये किया है उसके पीछे कहीं भी डिजाइन हो सकती है, लेकिन उस डिजाइन से भी ज्यादा मेरा मानना है
जी ने ये विशेषाधिकार हनन की नोटिस पूर्व है, जो हमें सिर्फ बहस में कहेंगे वो कागज के रूप में जो है सामने रखी जाएंगी, फिर ये क्या जवाब देंगे। तो ये तो एक बात है। इसके साथ दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने भी मंत्री के अधिकार हनन की नोटिस दे दिया है। अभी ये सामने आया कि कांग्रेस ने उसमें क्या मतलब ग्राउंड, कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री का दे दिया है, तो अब राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार हनन पर भी बात होगी। तो ये दोनों बातें हैं। दूसरी बात यह है कि अब्दुल नजीर साहब का मामला है। आप लोगों को या हम लोगों को हमारे देश की वो आमतौर पर हम लोगों की स्मरण थोड़ी होता है, जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। 2022 में अब्दुल नजीर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने अधिवक्ता सभा की एक जो है वो समारोह अटेंड किया था, अधिवक्ता परिषद का, सारी अधिवक्ता सभा नहीं, ये आराम वकीलों में अनुसांगिक संगठन है। और वहां उन्होंने ये कहा था कि मतलब भारतीय कानून प्रणाली मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नार्यवल्क और प्राचीन भारत के अन्य कानूनी दिग्गजों के अनुसार कानूनी परंपराओं के महान ज्ञान की उपेक्षा करती रही है, और जो है भारतीय न्याय प्रणाली औपनिवेशिक है, इसलिए इसको बदल करके और जो है क्या कहते हैं मतलब वो मनु और जो है याज्ञवल्क्य की कानून प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। सच पूछिए तो ये ऐसा कह के उन्होंने जो संविधान की शपथ ली थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रूप में आपने पदभार ग्रहण कर लिया तो आपको हटाने के लिए महाअभियोग के अलावा और कोई जो है रास्ता नहीं है। कोई उसमें इनर मैनेजमेंट नहीं है या इनर व्यवस्था नहीं है या संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इस तरह के जजों को अगर वो संविधान के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने अभी कुरुक्षेत्र में उसी अधिवक्ता परिषद की सभा में जाकर के और जो है यही से बोला है कि मनु और कौटिल्य का संविधान चाहिए। ये जो हमारा संविधान है, जो कानून की प्रणाली है, ये जो है वो क्या कहते हैं मतलब भारतीय नहीं है, इसका भारतीयकरण होना चाहिए। इसी तरह एक जो है स्वामीनाथन वहां के जज है आपके क्या कहते हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही है। तो सवाल है कि अगर संविधान जिसकी शपथ लेकर के आप जो है कुर्सी पर बैठते हैं और आप उसी का उल्लंघन करते हैं तो और जिनके पक्ष में आप बोलते हैं अगर उनकी सरकार है तो आपको पुरस्कृत करेंगे ही। अब राज्यपाल बनाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जरूरत तो है नहीं। राज्यपाल तो जो है वो आपके क्या कहते हैं अब सरकार बनाती है, प्रधान ये सिफारिश करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आप याद करिए कि सदाशिवम साहब थे, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं आपका सोहराबुद्दीन शेख मामले में अमित शाह को राहत दी थी। जब वो चीफ जस्टिस से हटे तो उनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केरल का राज्यपाल दोनों के पद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्यादा सुपीरियर पद है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। या अगर राज्यपाल किसी वजह से छुट्टी पर जाते हैं तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यवाहक जो है राज्यपाल बनते हैं। जिस तरह की अगर राष्ट्रपति किसी वजह से कुछ हो जाए तो जब तक दूसरा जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता या कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता तो चीफ जस्टिस को उसका दायित्व सौंपा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन इसके बाद भी ये छोटे पद लेने के लिए ये इच्छुक हैं। अशोक भूषण को तो उस तरह पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि उनको तो एक न्यायाधिकरण का जो है चेयरमैन बनाया गया और न्यायाधिकरण के चेयरमैन तो अक्सर लोग बनते रहते हैं। लेकिन ये राज्यपाल का पद तो ये राजनीतिक पद है और राजनीतिक पद पर नियुक्ति जो है ये सीधे बेईमानी है। आपको ठीक है, कांग्रेस के जमाने में भी लोग बने थे लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया था जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हो या सरकार के पक्ष में जाता हो। ऐसा नहीं था कि एएन रे साहब जब इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद बने थे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उनको फिर बाद में जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया या कानून मंत्री बना दिया गया या कहीं का राज्यपाल बना दिया गया या उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो दोनों में बहुत अंतर है। इनकी एक खासियत है चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, पैसा मेरी अंती में। एक बात और उठी थी कि सरकार ने कहा है कि हम गोपनीय नाम देंगे वो कमेटी के लिए।
तो ये गोपनीय नाम, ये सिफारिश जरूर करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो पीठ है, कोई जरूरी नहीं कि इनके नामों को स्वीकार कर ले और उसमें वो अपने नाम न डाले। और फिर जब वो कमेटी बनेगी तो गोपनीय नहीं रहेगी, उसका नाम सबके सामने आ जाएगा, और जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें कौन पूर्वाग्रह से ग्रस्त सदस्य है जिसका सरकार ने नाम प्रस्तावित किया है, या सुप्रीम कोर्ट किसका किसका नाम देती है। ये अभी बहस का मुद्दा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख को पूछा था कि सेबी भी बताए कि वे निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे करेगी, इसका जवाब अभी तक जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी ला के उसमें जो है, और अभी जब आप बहस कर रहे हैं तब तक उसके पहले तक जो ऑर्डर आज का हुआ है उसमें नहीं आया कि उसमें क्या जवाब दिया, सेबी ने क्या जवाब दिया। तो सेबी का जवाब भी अभी इसमें जो है शामिल होना बाकी है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, जिसमें कमेटी बनने की बात हुई। जी जी बिल्कुल। एक तरफ से भी अदानी, मोदी जी, जस्टिस